बेटा आज की क्लास में हम कैश फ्लो में स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी लास्ट एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली जो रिलेट करती है बेटा, इसकी जो मेजर पहचान बताई गई है वो है शेयर्स और डिबेंचर। बेसिकली आप सबको पता है भाई, शेयर और डिबेंचर इशू क्यों किए जाते हैं फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर, फाइनेंस को क्रिएट करने के लिए जब हमें पैसे की जरूरत होती है। तो इसीलिए किससे रिलेट करती है, हमारी इनसे मेजर रिलेट करती है। अब इसमें भी आपको बेटा एक एक करके मैं एंट्री समझा रहा हूँ और कहाँ पे किसका क्या रोल है वो भी समझेंगे आप। जैसे कि बच्चे, सबसे पहले आप इसको याद करने का ये तरीका बताइए कि अभी तक जो भी हमने बुक्स पढ़ी, ठीक है, इसके अंदर बेसिक जब शेयर और डिबेंचर की बात आती है तो कंपनी वाली बुक की बात आएगी। तो कंपनी के अंदर कंपनी अकाउंट्स में हमने दो तरीके से ही पैसा क्रिएट करना सीखा है, एक इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो यानी पहली जो दो एंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे सबसे पहले आएगी बेटा यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, दूसरी प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है मैंने बैंक से लोन लिया या कहीं से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिया, एक साल से ज्यादा के लिए लिया है। सिर्फ इसके अंदर बच्चे अगर आप देखोगे ना तो दो ही पार्ट्स हैं जिससे आप पैसा मंगा सकते हो, इसलिए फाइनेंसिंग थोड़ी इजी हो जाती है कि फाइनेंसिंग में पैसा आने के यानी इनफ्लो के दो ही केसेस हैं आपके, या तो शेयर्स डिबेंचर इशू करोगे या लॉन्ग टर्म बोरो करोगे कहीं से। उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सब आउटफ्लो करेंगे। हमारी आउटफ्लो कैसे है ये देखो, हाँ इस वाली में भी हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई सीधा सा लॉजिक है, पैसा आएगा तो इंक्रीज होगा, इनफ्लो होगा, पैसा जाएगा तो डिक्रीज होगा, वो आउटफ्लो बन जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो पे क्या क्या करना होता है हमें। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। भाई फाइनल तो आपको पता है जो हमने साल के आखिर में देना है, इंटरिम होता है जो साल के बीच में दिया जाता है अगर फर्म को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद बच्चे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, जो ऊपर हमने पैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में लिए थे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। इसके बाद आता है बेटा एक टर्म जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन का मतलब आपको पता है पैसा वापस करना, ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर का। अब ये दो टर्म्स जो हैं थोड़े से नए आएंगे, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस और अंडर राइटिंग कमीशन, ये हमने पढ़ा था।
बेटा जब हम मेमोरेंडम वगैरह बनाते हैं तो अंडर राइटर रखे जाते हैं जो इसको सबको बनाते हैं, तो उनको की गई पेमेंट जो कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, इसके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स करके आपके पास पैसा आ रहा है, उस पैसे को लाने के लिए आपने खर्चा किया है, तो वो आपका क्या है बेटा, एक तरीके से आउटफ्लो काउंट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर एस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। देखो यहाँ पे ना पहले ही मेंशन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। बायबैक ऑफ ओन शेयर्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे भी कि हम बायबैक करते हैं अपने खुद के ही शेयर्स को। देखो ये कब कब किया जाएगा, मान लो मार्केट के अंदर ना एक एरा क्रिएट हुआ है कि किसी कंपनी के शेयर्स खत्म हो रहे हैं या कंपनी डाउन जा रही है, तो कंपनी, आप देखो कभी भी किसी ने एक्चुअल में अगर डीमेट अकाउंट देखा हो या कोई भी ट्रेडिंग आपने पैनल देखा हो जिसके ऊपर शेयर मार्केट चलती है, तो आप देखोगे उसमें ना नीचे आता रहता है कि कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग उसको बेच रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर मान लो किसी शेयर पे नीचे आ रहा है कि बायर नहीं है कोई भी, तो हमारे दिमाग में क्या अकाउंट होगा, यार कोई भी नहीं खरीद रहा है, इसको बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। कई स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसमें से एक ये स्ट्रेटेजी भी होती है कि आपको बायर्स देखने होते हैं कि भाई कितने खरीद रहे हैं उसको, ठीक है। कंपनी क्या करती है बेटा, ये चीज दिखाने के लिए खुद के ही शेयर्स को क्या करती है, खरीदना स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट में क्या हो जाता है कि भाई ये कंपनी, वही वहां पे नाम तो नहीं आ रहा ना कौन खरीद रहा है, लाखों करोड़ों बंदों में से कौन खरीद रहा है कुछ नहीं पता। बायबैक का एक और भी रीजन हो सकता है, अगर हम प्रैक्टिकल रीजन में जाए, कंपनी को दिख रहा है भाई किसी भी रीजन से कोविड आया या कुछ भी आया या कुछ बिजनेस में गलती हुई जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो गई, डाउन हो गई, लेकिन उसे पता है कि हम इतने कैपेबल हैं कि ये उठेगी उठेगी, तो वो क्या करेगी उस टाइम पे कम प्राइस के अंदर क्या करेगी, उस शेयर्स को खरीद लेगी, क्योंकि उसे पता है कि मान लो 100 रुपए का शेयर आज 10 रुपए का आया हुआ है, वो खरीद के रख लेगी, उसे पता है क्योंकि 100 तो ये आएगा ही आएगा। ऐसा है देखो बेटा, कोविड के अंदर ना, आपको सिंपल सी बात बताऊं, कोविड बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा गया है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है, ठीक है। मतलब आप ये लगा लो, वो जो 1-1.5 साल का टाइम पीरियड ऐसा था कि कई लोगों को पूरी लाइफ जब तक जिएंगे काम करने की जरूरत नहीं है, उस शेयर मार्केट से ही बता रहा हूं मैं आपको। जिन्होंने उस टाइम पे उसको अडॉप्ट कर लिया, या कह सकते हो कि हाँ जिसके पास उस टाइम पे इतना फंड पड़ा था कि वो हौसला कर पाया कि वहां पे इन्वेस्ट कर दे, तो उसे दोबारा जिंदगी में काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 500 700 800 करोड़ रुपए तक कमाए हैं एक ही बार के अंदर। क्यों? उसका रीजन होता है बेटा कि वो शेयर मार्केट ऐसी गई थी कि मान लो देखो कुछ ना कंपनीज है, मैं आपको गिने चुने नाम बताता हूँ, जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस क्या है, एक ब्रांड है, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। या हम जैसे डिस्कशन करते हैं एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी है, ये खत्म होने का मतलब है कि दुनिया खत्म हुई है, तब एनएससी डूबेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो सारी कंपनियों को लिस्ट कर रहा है, समझ लो वर्ल्ड की जितनी टॉप मोस्ट इंडिया की कंपनीज है उसको आप उसके अंदर लिस्ट करवाते हो, तो वो तो एक खुद ही बोर्ड है, तो उसका शेयर कहाँ जाएगा, कब जाएगा, जब ये सारी की सारी कंपनियां डूबेंगी। और ये कौन सा सरकमस्टांस होगा, जब दुनिया खत्म होगी। तो दुनिया खत्म होना कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं कि कल सोचोगे परसों खत्म हो जाएगी। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं बेटा, इंडियन रेलवे का था या बहुत सारे शेयर्स थे उस टाइम पे, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, जो अपने आप में 8-8 900 रुपए के चल रहे थे, उस टाइम पे 70 रुपए, 80 रुपए, 150 रुपए, 120 रुपए पे पहुंच गए। तो जिन लोगों को नॉलेज थी और वो काम करते आ रहे हैं और उनके पास पैसा पड़ा था, उन्होंने उठाया और लगा दिया, है ना। अब लगाने का बेनिफिट आप खुद समझ लो क्या मिला होगा भाई। ऐसे ऐसे शेयर जो 20-20 रुपए के थे आज 900 रुपए के हैं, तो 20 रुपए में आपने एक चीज खरीदी, 900 रुपए की हो गई। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, आपने 1 लाख रुपया है, आपने 1 लाख शेयर खरीदे 20 रुपए के हिसाब से, आपने कितने इन्वेस्ट करे थे उसमें, 20 लाख रुपए 1 लाख शेयर पे, आज उसकी वैल्यू 900 है, तो 900 इंटू 1 लाख, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी दोबारा, क्योंकि उन्होंने ऐसा इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे थे ऐसे, क्योंकि अपने नोन में भी थे, लेकिन रीजन यही था, एक तो नॉलेज प्लस आपके पास पैसा। क्योंकि उस टाइम पैसा निकालते हुए तो डर लग रहा था कि अगर डूब गया तो आगे घर, क्योंकि कोविड का कोई सिनेरियो ये तो पता नहीं था कि 2-3 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा। तो उस टाइम पे जो डरे वो फंस गए, और जिन्होंने हौसला कर लिया, ठीक है, वो कर गए। तो बिजनेस का नाम ही आपको पता है, रिस्क होता है दूसरा। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स के ना कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी होते हैं, कुछ कंपनियां जान के करती हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है बच्चे इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंसिंग के अंदर आपके यही पार्ट्स आते हैं मेजरली सारे के सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसका देखिए इधर, क्वेश्चन गिवन है आपको,
इक्विटी शेयर्स 31 मार्च 23 और 31 मार्च 22, यहाँ पे बेटा ये थे 5 लाख के और यहाँ पे थे ये 4 लाख के। उसके बाद बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर्स 1 लाख और 1 लाख। शॉर्ट टर्म डैश 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख 2 लाख। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या रखा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। ये तो सब पेमेंट्स है बेटा हमारी। और इसमें प्रीवियस ईयर का भी पे करा है बेटा हमारे 10,000। इसके लिए एक फॉर्मेट बनाते हैं थोड़ा पहले। देखिए बेटा एक एक करके समझिए। सबसे पहले ना शेयर्स पे आइए ऊपर। पहले कितने के थे बेटा 4 लाख, अब कितने के हो गए 4 से 5 का मतलब 1 लाख के मैंने क्या करे इशू करे, पैसा आया है मेरे पास। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितने गए 1 लाख रुपए। अगला क्या है बेटा हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाले हम लेते हैं। अब आप ये देखिए लॉन्ग टर्म जो डिबेंचर्स थे बेटा इसके अंदर पहले भी 1 लाख के थे, अब भी 1 लाख के हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10% कितना बैठेगा 10,000 ही। और नीचे आपको दे ही रखा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन। ये हमने पे किया है तो बच्चे हमारा क्या होगा ये आउटफ्लो माइनस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे किया है इस साल का मैंने 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 15,000 रुपए का ये आउटफ्लो हो गया बेटा मेरे पास। अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें पहले कितना था 1.5 लाख, अब कितना हो गया बेटा 2 लाख का हो गया। तो 50,000 रुपए क्या होगा बेटा हमारे पास। हमने और ड्राफ्ट किया मतलब और इंक्रीज करा है अपने पास, पैसा आया। इंक्रीज इन बैंक ओडी कितने का 50,000 रुपए का। अब नेक्स्ट वन क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले कितने का था बेटा 40,000, अब कितना हो गया ये 20,000 सॉरी 50,000। कितने से इंक्रीज हुआ प्रीमियम 10,000 रुपए से। इनफ्लो है हमारे पास। शॉर्ट टर्म वाले का कुछ नहीं होना, रिडम्पशन किया है हमने डिबेंचर्स का। क्या किया है हमने रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। पहले कितने थे बेटा ये 50,000, अब कितने हैं यहाँ पे ये नील। नील का मतलब क्या है मैंने ये सारे के सारे क्या कर दिए बेटा यहाँ पे पे कर दिए। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने का करा 50,000 का। 6 चीजें हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। टोटल अगर आप करते हो इसका बेसिकली आ रहा है आपका बेटा 85,000 पॉजिटिव। तो आपका आंसर आ गया इसमें कैश फ्लो फ्रॉम
फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे इसमें एक तो अकाउंट नहीं बनना, जैसे हमारा अकाउंट जो मेजरली बनने हैं वो बनने हैं ऑपरेटिंग के अंदर और इन्वेस्टिंग के अंदर, इसमें अकाउंट नहीं बनता। इसमें डायरेक्टली क्या होती है, एंट्रीज, बस आपको वहां से मैच करना है क्या पे करा गया क्या आया है। ध्यान रखने वाली चीज इसमें क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट जो आपको निकालना है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कीजिए, मैं क्वेश्चन